नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ने से पहले आप टॉपिक पे थोड़ा सा गौर करें। दिस इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी ऐसे पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि रोशनी की मदद से प्लांट्स जो खुराक तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब वो जो रोशनी की मदद है, यानी जो रोशनी है उसको ऑब्जॉर्ब करने में जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं पिगमेंट्स। यानी पिगमेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और सिर्फ अब्जॉर्प्शन में नहीं, अब्जॉर्प्शन के बाद उस लाइट को जो यूज करना है उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं पिगमेंट। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से क्या मुराद है? ऐसे पिगमेंट्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट को ऑब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक जनरल सा ओवरव्यू लेते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद कहाँ पे होते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। उसमें हमने देखा था कि उसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब ये मेन क्लोरोफिल है जिसको हमने लेके चलना है इस टॉपिक के अंदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल है जिसको हमने मेन आगे स्टडी करना है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। यूकैरियोट्स के अंदर ये चारों टाइप्स मोर और लेस मौजूद होती हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें यानी बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उनके नाम से ही क्लोरोफिल का नाम रखा गया है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल की 4 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, और 5वीं टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल है विच इज कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है? ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से किसी भी चीज का याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से। सबसे पहले कलर स्कीम देखें। हमारी जो नेकेड आई है ये कितने कलर्स देख सकती है? हमारी नेकेड आई 7 किस्म के कलर्स जो है वो देख सकती है। उसको हम एक छोटा सा निमोनिक है उसके जरिए याद रखते हैं विच इज विबग्योर। ये विबग्योर जो है इसकी हेल्प से हम कलर स्कीम को याद रखते हैं। वी से वीज वायलेट, फिर उसके बाद बी से ब्लू, फिर उसके बाद जी से ग्रीन, फिर उसके बाद वाई से येलो, फिर उसके बाद आई से इंडिगो, एंड ओ से ऑरेंज, एंड लास्टली आर से रेड। ये कलर स्कीम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये कलर स्कीम आप लोगों को पता चल जाती है, आगे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी कलर स्कीम के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुराद क्या है? प्लांट्स जिस कलर को अब्जॉर्ब करेंगे वो कलर गायब हो जाएगा, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे वो प्लांट्स का कलर बन जाएगा। इसका मतलब है कि अब प्लांट्स जो हैं वो किस कलर के होते हैं? आमतौर पे प्लांट्स आमतौर पे ग्रीन कलर के होते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं या नहीं अब्जॉर्ब कर रहे हैं? प्लांट्स ग्रीन कलर को नहीं अब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इसी वजह से वो कलर जो है वो बाहर निकलता है और हम नेकेड आई से उस कलर को देख लेते हैं। जिन कलर्स को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कलर्स हमें नजर नहीं आते। ये छोटी सी एक कलर स्कीम है। वापस टॉपिक पे आते हैं, ये आगे चल के आपको यूज आएगी। अब टॉपिक क्या है हमारे पास? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखना है क्लोरोफिल का। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का इस तरीके से होता है कि क्लोरोफिल जो ए है खास तौर पे वो वायलेट और ब्लू कलर इसको अब्जॉर्ब करता है, यानी इन 2 पहले को, वायलेट को और ब्लू को। फिर उसके बाद ऑरेंज और रेड कलर जो है इसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ये जो लास्ट 2 हैं। गौर से देखें, क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का खास तौर पे वायलेट और ब्लू इसको अब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर उसके बाद ऑरेंज और रेड इसको अब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर ये 4 कलर अब्जॉर्ब हो गए हैं, पीछे कौन से कलर बच गए? ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। येलो और इंडिगो कलर्स जो हैं वो रिसेसिव कलर्स हैं। एक डोमिनेंट कलर होता है, एक रिसेसिव कलर होता है। डोमिनेंट कलर वो होता है कि अगर कलर्स इकट्ठे पड़े हुए हैं उनमें से कौन सा कलर जो है वो सबसे ज्यादा एग्जिबिट होगा और कौन से जो है वो कम एग्जिबिट होंगे। इंडिगो बिल्कुल रिसेसिव है, येलो भी रिसेसिव है, और ग्रीन जो है वो डोमिनेंट कलर है। जब ये 4 कलर्स शुरू वाले और एंड वाले अब्जॉर्ब हो जाएंगे और पीछे सिर्फ ये 3 कलर्स बचेंगे तो उसमें से येलो जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसी वजह से प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास
ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाई प्लांट्स अपीयर ग्रीन, क्योंकि जो क्लोरोफिल्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है कि वायलेट और ब्लू और ऑरेंज और रेड कलर अब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी कलर्स जो 3 बचते हैं उनमें से ग्रीन सबसे डोमिनेंट कलर होता है, जो कि रिफ्लेक्ट होके हमारी नेकेड आई की हेल्प से उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? क्लोरोफिल का बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर में 2 मेन चीज़ें हैं, एक हमारे पास हेड होता है और दूसरी हमारे पास टेल होती है। अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए ड्रा करूं, दिस इज अ हेड एंड दिस इज टेल। हेड जो है क्लोरोफिल का वो आमतौर पे फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है? हाइड्रोफिलिक से मुराद ये है, 2 टर्म्स होती हैं, या तो हाइड्रोफिलिक होती है कोई चीज़ या हाइड्रोफोबिक होती है। फिलिया मीन्स अट्रैक्शन, हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, वाटर के सोल्यूशन के अंदर इजीली रह सकता हो। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो कि फोबिया मीन्स किसी भी चीज़ से जो अवे जाने की सलाहियत होती है उसको हम फोबिया कहते हैं। सो दीज आर हाइड्रोफिलिक हेड्स। जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये फर्दर आगे हाइड्रोफिलिक हेड जो है ये पोरफायरन हेड पे मुश्तमिल होता है। अब पोरफायरन हेड क्या है? यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है स्ट्रक्चर का। ये जो पहले वाली चीज़ें हैं ये मेरे आपको वर्ड्स भी आप याद रख लें तो बहुत है। मेन आपको पता होना चाहिए कि हेड के अंदर ये जो पोरफायरन है ये क्या चीज़ है। हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, हमारे पास पोरफायरन रिंग क्या होती है? हमारे पास असल में 4 रिंग्स बनती हैं। हमारे पास 4 रिंग्स इस तरीके से मौजूद होती हैं। अब ये 4 रिंग्स क्या करेंगी? 4 रिंग्स जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनके सेंटर में एक एटम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम एटम। अब ये है, दिस इज दी हेड। ये वाला हेड जो है उसको मैंने खोल के यहाँ पे ये ड्रा कर दिया। इस हेड को, ये जो इतना सा हेड आपके पास नजर आ रहा है उसको हमने ये ड्रा किया है। इस हेड में क्या है? ये ओवरऑल इसको हम कहते हैं पोरफायरन रिंग। इसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं। दिस इज 1 2 3 एंड 4 पायरोल रिंग्स हैं और इन 4 पायरोल रिंग्स के सेंटर में जो एटम मौजूद है वो है मैग्नीशियम एटम। कौन सा एटम मौजूद है? मैग्नीशियम एटम। अब जितने भी क्लोरोफिल्स हैं उनका स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा कि हेड जो है उसको हम कहते हैं पोरफायरन, उसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं और सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है। इसी वजह से अब चूंकि ये क्लोरोफिल का मेन स्ट्रक्चर है, अगर प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? प्लांट्स जो हैं उनकी येलोइंग हो जाएगी, वो येलो किस कलर के अपीयर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनका क्लोरोफिल ख़राब हो चुका है। कलर स्कीम उनकी ख़त्म हो जाएगी और उनका कलर जो है वो ग्रीन कलर जो है वो ख़त्म होके येलो कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीशियम जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द हेड ऑफ क्लोरोफिल। अब आते हैं टेल। क्लोरोफिल की जो टेल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्लोरोफिल टेल इज हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर के साथ उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होती। फिर उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन टेल होती है। ये टेल जो है ये हाइड्रोकार्बन टेल है जिसको हम फाइटोल भी कहते हैं। फाइटोल एक ऐसी टर्म है क्योंकि इसमें कार्बन 20 होते हैं और हाइड्रोजन 39 होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको पता है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो दिस इज 20 कार्बन एंड 39 हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं टेल ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो टेल ऑफ क्लोरोफिल है दिस इज एंकरिंग इन फंक्शन। एंकरिंग इन फंक्शन का मतलब ये है कि जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, अगर ये एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर ये अगर एक हेड है क्लोरोफिल का और ये टेल है तो ये टेल की हेल्प से एंकर होगा। जिस तरीके से कोई प्लांट जो है वो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ होता है या गड़ा हुआ होता है, उसी तरीके से ये क्लोरोफिल जो है ये अपनी टेल की हेल्प से इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इसकी जड़ें गई हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ ये मौजूद होता है। सो दिस इज़ द टेल ऑफ क्लोरोफिल। अब टेल ऑफ क्लोरोफिल जो है, दिस इज टेल ऑफ क्लोरोफिल, अगर उसको हम यहाँ पे ड्रा करें तो वो भी इस तरीके से बन जाएगी। अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया क्लोरोफिल का जिसके अंदर दिस इज a porphyrin ring containing 4 pyrrole rings having magnesium atom as the central atom, and there is a tail which is called the phytol tail or hydrocarbon tail or hydrophobic tail. So this is the structure of
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए और इसमें आप लोगों को मेन बात जो पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सेंटर में कौन सा एटम है, पायरोल रिंग्स कितने हैं, फाइटोल का फॉर्मूला क्या है। और नेक्स्ट अब चलते हैं, हमने कहा है कि क्लोरोफिल हमारे पास एक किस्म का नहीं होता बल्कि क्लोरोफिल 4 किस्म के होते हैं, ए बी सी डी, और यूकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होता है। सी और डी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ए और बी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आमतौर पे फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसीलिए हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इनका डिफरेंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात सुन लें कि क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप का है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी किसी भी मॉलिक्यूल के फंक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल दे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। नाम से ही जाहिर हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप जो कि फंक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है। स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल थोड़ा सा होता है लेकिन फंक्शनली वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो इनमें क्लोरोफिल ए और बी में जो बड़ा डिफरेंस होता है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। अब कैसे फंक्शनल ग्रुप का होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम, जबकि क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70। उधर देखें क्लोरोफिल ए में H72 था, यहाँ पे H70 है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम कम है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन 5 है क्लोरोफिल ए में, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 6 है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। फिर उसके बाद N4 है क्लोरोफिल ए में, N4 है क्लोरोफिल बी में, सेम है। और लास्टली मैग्नीशियम है इसमें भी, और मैग्नीशियम है क्लोरोफिल बी में भी सेम। फार्मूला आप गौर से देखें, काफ़ी हद तक आपको सेम लग रहा होगा। फ़र्क कहाँ पे आया है? फ़र्क ये आया है कि जो क्लोरोफिल ए है उसमें फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप CH3 इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास एज ए फंक्शनल ग्रुप इन द क्लोरोफिल ए, जबकि क्लोरोफिल बी जो है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है CHO इज कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये मौजूद है किसके अंदर? ये हमारे पास क्लोरोफिल बी के अंदर मौजूद है। अब सिर्फ एक छोटे से फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि इनके टोटल फंक्शंस ही चेंज हो गए हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो उसका क्या फंक्शन है कि वो ब्लू और ग्रीन लाइट जो है उसको अब्जॉर्ब करेगा। ब्लू, ये हमारे पास कलर स्कीम थी, ब्लू और ग्रीन इस कलर को ऑब्जॉर्व करेगा, जबकि जो क्लोरोफिल बी है वो हमारे पास येलो और ग्रीन, ये येलो है और ये ग्रीन है, इन दो कलर्स को ऑब्जॉर्व करेगा। तो ये मेयर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप हैज अफेक्टेड के टोटल कलर स्कीम जो है वो चेंज हो गई है क्लोरोफिल्स में। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन अब्जॉर्प्शन कर रहा है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो येलो और ग्रीन जो है वो अब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस क्या होता है और वो डिफरेंस जो है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। खास तौर पे वो एमडी कैट में आपसे क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप पूछ लेता होता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास अब छोटा सा एक और टॉपिक है कैरोटीनोइड्स। हमने मेन फोटोसिंथेटिक जब पिगमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेन पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है। कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट से मुराद क्या है? ऐसे पिगमेंट्स या ऐसे लाइट अब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो कि मेन रोल तो प्ले नहीं कर रहे होते लेकिन कुछ ना कुछ वो फंक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहे होते हैं और उनकी एब्सेंस से भी कोई ना कोई इफेक्ट जो है या इम्पैक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। अब एसेसरी पिगमेंट जो है सबसे पहला है हमारे पास कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स जो हैं ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो येलो एंड रेड टू ऑरेंज अब्जॉर्प्शन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, दिस इज येलो एंड रेड टू ऑरेंज, दिस इज रेड एंड दिस इज ऑरेंज, यानी येलो रेड ऑरेंज, ये सारे का सारा कलर कौन अब्जॉर्ब कर रहा है? कैरोटीनोइड्स। अब इनकी कलर स्कीम चेंज है किसकी कलर स्कीम से? क्लोरोफिल की कलर स्कीम से। क्लोरोफिल की कलर स्कीम तो सिंपल सी थी कि ब्लू और ग्रीन
और उसके बाद येलो और ग्रीन, जबकि इनकी कलर स्कीम जो है वो येलो, रेड एंड ऑरेंज है, जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। नेक्स्ट है कि ये सबसे स्ट्रांगली ब्लू और वायलेट जो लाइट है, ब्लू कलर की और फिर वायलेट कलर की, ये लाइट को बहुत स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करता है। अब होता क्या है, होता ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो, ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ प्लांट्स को सेम लाइट का ही सामना करना पड़े। बाज़ दिन होते हैं जिनमें सूरज की लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही होती है और बाज़ दिन होते हैं जब सूरज की लाइट जो है वो कम आ रही होती है। होता क्या है कि ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही होती है तो खदशा होता है कि प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो ऐसी इनकी लाइट की स्कीम है कि ये उन लाइट्स को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा डैमेज काज करने वाली हों। उन लाइट्स को कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिसिपेट कर देते हैं। इसी वजह से कैरोटीनॉइड्स हेल्प्स इन अवॉइडिंग द डैमेज टू द प्लांट्स। तो कैरोटीनॉइड्स की वजह से प्लांट्स को डैमेज जो है वो नहीं पहुंचता। लास्टली है हमारे पास एक स्कीम के किस तरीके से लाइट जो है, कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा पिगमेंट उससे कम ज़रूरी है और कौन सा पिगमेंट सबसे कम ज़रूरी है। लेकिन हम आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे। आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि कौन सा पिगमेंट सबसे कम ज़रूरी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ज़रूरी कौन सा है और सबसे ज़रूरी कौन सा है। सबसे कम ज़रूरी है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ऑल दो डिसिपेटिंग ऑफ लाइट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये अगर ना भी हों तो प्लांट्स का काम चल जाता है। फिर उसके बाद है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ना भी हो तो प्लांट्स के ऊपर कोई ऐसा स्वेयर किस्म का इफेक्ट नहीं आता। लेकिन क्लोरोफिल ए जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके ना होने की वजह से प्लांट्स अपनी फंक्शनल कैपेसिटीज़ जो हैं वो लूज़ कर बैठता है। और लाइट की स्कीम भी इसी तरीके से है। लाइट जो है वो सबसे पहले आती है कैरोटीनॉइड्स पे पड़ती है। अगर पत्ते के ऊपर लाइट पड़ रही है, ये एक पत्ता है, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ रही है तो लाइट जो है वो सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स पे आएगी, फिर कैरोटीनॉइड से होके लाइट जो है वो क्लोरोफिल बी पे जाएगी और क्लोरोफिल बी से होके लाइट जो है वो क्लोरोफिल ए पे जाएगी और फिर जाके लाइट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रोवाइड कर देगी, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो गो ऑन होगा। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी ऐसे पिगमेंट्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद उसमें हमने क्लोरोफिल देखा, क्लोरोफिल की टाइप्स देखी। फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा कि क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें एक जनरल कलर स्कीम थी, वो भी आप लोगों को बताई। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि किसी भी एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हेड होती है और टेल होती है। हेड का हमने देखा कि किस तरीके से पोरफायरन रिंग्स थे और उन पोरफायरन रिंग्स के साथ सेंटर में एक मैग्नीशियम एटम था और मैग्नीशियम एटम के ना होने की वजह से किस तरीके से प्लांट्स के अंदर येलोइंग हो जाती है। फिर टेल हमने देखी कि किस तरीके से एक एंकरिंग और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो मौजूद होती है, जिसकी मदद से ये एम्बेडेड होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। फिर उसके बाद हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डिफरेंस देखा कि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है, फिर क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट जनरेट हो जाता है। फिर हमने लास्टली कैरोटीनॉइड्स देखे कि कैरोटीनॉइड्स एक एसेसरी पिगमेंट्स होने के बावजूद प्लांट्स में किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी।